हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू स्टडी में। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हम कुछ ग्रामर क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बेसिकली रिलेटेड है टेंसेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और हम करेंगे 100+ क्वेश्चंस। मैंने आपको 25 क्वेश्चंस मेरे प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा और मेरा ये सेकंड पार्ट आप देखिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि 25 ऑलरेडी हमने कर लिया है और रियली में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आते हैं, और इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 से। Complete the sentence. When I came in, he dash just finished his work. अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेंटेंस देखिए तो दो सेंटेंस से मिलके ये एक पूरा सेंटेंस बना हुआ है ना। जो इन से लेके यहाँ तक ये पूरा जो पार्ट है ये हमारा एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, राइट। अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि भाई ये आई केम सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है हमारा, ठीक है। पास्ट या सिंपल पास्ट आप कह लीजिए, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। और ये जो है ही जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, तो व्हेन आई केम, जब मैं अंदर आया तो उसने अपना काम कर चुका था, तो मतलब काम करने का काम भी पास्ट में हुआ है, तो ये पास्ट में तो है, लेकिन इस पास्ट का भी ये पास्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ दिख रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या होना चाहिए, यस, यहाँ हमें पता है कि वो होना चाहिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसका रूल है हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। यहाँ पे सीधा सीधा हमें आंसर मिल जा रहा है हैड। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Arrange the given parts of the sentence PQRS in order so as to produce correct meaning. अच्छा, इन्हें हमें ऑर्डर में करना है और जिसकी मीनिंग करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या है। Through the long hot summer, if you plan to train hard continually, you will need to acclimatize yourself. दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, किसी आपको सजेशन दे रहा है कि अगर आप हॉट समर में प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके का कुछ है इसमें, है ना। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा इफ़ यू प्लान से, है ना, ये लग रहा है ये नहीं हो सकता है बिल्कुल भी स्टार्टिंग, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना। इफ़ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड, यहाँ से स्टार्ट होगा थ्रू द लॉन्ग हॉट समर, ठीक है। अगर आपने ट्रेन से प्लानिंग की है हॉट समर पे, लॉन्ग और हॉट समर में जाने का, तो यहाँ हमारा क्यू और पी सेटिंग हो रहा है। कोई है क्यू पी से, पहले चेक कर लेते हैं। ये रहा। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमें सारा का सारा मीनिंग और सेंटेंसेस देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के अगर दो भी मिल जाते हैं और वो हमें कहीं मिल जाता है तो वो हमारा सेंटेंस सही है। बाकी कुछ स्ट्रेट करके देख लीजिए सेंटेंस पूरा आ रहा है कि नहीं, मीनिंगफुल आ रही है कि नहीं। लाइक इफ़ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड थ्रू द लॉन्ग हॉट समर कंटिन्यूअली यू विल नीड टू एक्लिमेटाइज योर सेल्फ। एकदम सही है, यहाँ पे मीनिंग एकदम प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाता है, QPRS। बहुत सारे सेंटेंस नहीं, फर्स्ट और सेकंड अगर हमें मिल जाता है या फर्स्ट और लास्ट पे अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम ईजिली आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। यस। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। He is a dash teacher and does his duty sincerely. तो वो किस तरह की टीचर है और अपनी ड्यूटी अच्छे से करती है। तो यहाँ पे कॉन्शियस नहीं हो सकता, कॉन्शियस एक अलग मीनिंग देता है। कॉन्साइंटियस हो सकता है। एक कॉन्साइंटियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। और कंटेम्पटुअस नहीं, कॉन्साइंस नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ करेक्ट जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कंसाइंटियस, ठीक है। क्या है कि वो जो टीचर है वो ईमानदार है और अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से करती है, सिंसियरली करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं
इसीलिए सिमिलर मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यूज़ पे डिफरेंस है इनका, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से करेक्ट वर्ड में आते हैं क्वेश्चंस। तो इस तरह के वर्ड्स को आप समझ के अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट है चूज़ द अल्टरनेटिव्स फॉर द अंडरलाइंड ईडियम ऑफ फ्रेज। इसके लिए हमें इस यू कैन से कि इस फ्रेज की मीनिंग बतानी है। ऑन रिटर्निंग टू माई रूम आई हिट द सैक एज आई वॉज फटीग्ड। सो हिट द सैक मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, आजकल बहुत कॉमन है यूज़ में। हिट द सैक का मतलब होता है कि वेंट टू स्लीप, सो जाना, ठीक है। सो जब मैं घर वापस आया तो मैं सो गया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डालना है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश राम एंड सुरेश। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कि यहाँ दो लोग हैं तो दो लोगों के बीच में जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन का, ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम यूज़ करते हैं एमंग का, ठीक है। दोनों प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे दो लोग हैं तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। यस। नेक्स्ट देख नेक्स्ट देख क्या हो गया। गिव मी 1 मिनट दोस्तों। ओके नाउ सो ये सेट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Each sentences have been divided into 4 parts A, B, C and D. Read each sentence attentively to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. तो यहाँ हमें grammatical या idiom का कुछ error ढूंढना है, ठीक है। One of the doctor is an eye specialist. No error. अब इसमें किस पार्ट में एरर है? जहाँ तक लाइन खींची हुई है वो पार्ट ए है, ये इस जो है पार्ट बी है, एन आई पार्ट सी है, स्पेशलिस्ट डी है और नो एरर है तो ई पार्ट है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा पार्ट हम यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए लाइक करिएगा ज़रूर, है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मैं और भी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, ठीक है। उसके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, यू कैन से, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ट्राई टू शेयर इट प्लीज़। ओके नाउ 31। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? वन ऑफ द डॉक्टर। देखिए वन ऑफ द डॉक्टर नहीं बोलते हैं, वन ऑफ द डॉक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कई सारे डॉक्टर में से एक, है ना, ऐसे चलता है ना, इस तरह से होता है। प्लूरल में से एक हम बोलते हैं, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कलीग्स, वन ऑफ माई चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है। ओके तो यहाँ मिस्टेक हमें कहाँ मिल रहा है? ए पार्ट में मिल रहा है। सो मिस्टेक इज इन ए पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 32। His brothers were shouting at the top of their voice. No error. तो यहाँ पे क्या है मिस्टेक? तो अगर 32 का आंसर हम देखें तो his brothers was, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। brothers क्या है? यहाँ पे हमारा प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो दोस्तों यहाँ वॉज कैसे आ सकता है? इसके लिए तो हम वर यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ वर शाउटिंग होगा तो यहाँ हमारी मिस्टेक किस में मिल जाती है? हमें बी पार्ट में, राइट। Neither the teachers nor the students seems to be serious about the semester examination. No error. So आप इसकी मिस्टेक ढूंढ सकते हैं। पॉज करिए, सोचिए, आंसर अपना लिखिए, देन मेरे आंसर के साथ मैच करिए। तो ओके अब देखते हैं। Neither the teachers nor the students seems to be serious. यहाँ तक तो मुझे मिस्टेक अच्छा यहाँ मिल रही है। देखिए सीम्स लिखा है ना यहाँ बेटा, यार बच्चे देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा दो चीज़ें हैं, टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम सीम लिखेंगे ना कि सीम्स। क्यों? क्योंकि देखिए प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल के साथ हम ऐसे ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ सीम लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको करेक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम सीम लिखेंगे ना कि सीम्स। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा यहाँ ABCD लिखना भूल गई हूँ, आप समझ लीजिए कि आंसर किस में है? सी है हमारा मिस्टेक। ओके 34।
He asked me what did happen last evening, but I was unable to recall the incidents. So क्या हुआ यहाँ पे हमारा मिस्टेक कहाँ हो सकता है? जल्दी से सोचिए, पॉज करिए, समझिए. ओके, सो यहाँ पे जो मिस्टेक दिख रहा है, he asked me what did happen. He asked me तो सही है. यहाँ कुछ मिस्टेक दिख रहा है, what did happen. तो यहाँ ये did कहाँ से आ गया? ठीक है, जब इस तरीके से व्हाट का यूज़ होता है सेंटेंस के बीच में कहीं, तो वहाँ पे इस तरीके से डिड नहीं आता, इसके बाद वर्ब नहीं आएगा. ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ पे डिड का यूज़ नहीं है, यहाँ सिर्फ सीधे का सीधा आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, हैपन. व्हाट हैपन. ओके, व्हाट हैपन लास्ट इवनिंग बट आई वॉज अनेबल टू रिकॉल द इंसिडेंट्स. पास्ट टेंस की बात है, इसमें डिड नहीं आएगा, इसमें सीधा हैपेंड आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, डिड का यूज़ यहाँ पे रॉन्ग है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नो सूनर डिड आई फिनिश माई डिनर देन आई आस्क्ड द होस्ट इफ़ आई कैन लीव. देखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, नो सूनर वाला पक्का आता है. इसमें आप रूल पक्का याद कर लीजिए. नो सूनर के साथ हम दैन का यूज़ करते हैं, दैन और नो सूनर एकदम सही है, दोनों का यूज़ हुआ है यहाँ पे. नो सूनर के जस्ट बाद डिड का यूज़ होता है, ये भी यहाँ पे सही है. मिस्टेक्स अक्सर यहाँ पे भी दे देता है, तो ये कॉमन है थोड़ा, इसलिए मैंने कुछ और यहाँ मिस्टेक डाली है. तो आप समझिए ज़रा यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकता है. यस, देखिए ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? पास्ट टेंस. ठीक है, यहाँ भी पास्ट टेंस, ठीक है, ये भी पास्ट टेंस में ही लिखा हुआ है, करेक्ट है, ये भी है ना. अब यहाँ पे आओ तो ये कैन क्या पास्ट टेंस में है? कैन का होता है पास्ट टेंस कुड. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इफ आई कुड लीव. ओके, सो ये पास्ट टेंस में हम कुड का यूज़ करेंगे, ना कि कैन का. राइट. सो जब हम नो सूनर का यूज़ करते हैं, नो सूनर दैन का, तो सब चीज़ पास्ट टेंस में लिखा जाएगा. ठीक है. Unless I do not get some tea, I will not be able to concentrate on the job. No error. इससे कोई एरर है? पता करिए, क्या पता ना हो. है, ज़रूर है. ओके, कैसे है? अनलेस क्या है? एक नेगेटिव पॉइंट को दिखाता है. ठीक है, नेगेटिव बात को बताता है, खुद ही नेगेटिव है, यू कैन से. ठीक है, तो अनलेस आई डू नॉट क्यों लगा हुआ है? डू नॉट भी नेगेटिव, दो नेगेटिव एक ही सेंटेंस में क्या ज़रूरत है? एक बार तो बता दिया भाई सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरी बार क्यों बता रहे हो, है ना. तो अनलेस आई गेट सम टी बोलो, या आई डोंट गेट सम टी, इस तरीके से बोलो. कोई एक चीज़ होनी चाहिए. सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा अनलेस करेक्ट है. डू नॉट का यूज़ यहाँ पे अननेसेसरी है. ओके, सो यहाँ मिस्टेक हमारी है. यस, ए पार्ट में आप कह लीजिए, है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट. आई हैव डिपॉजिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म इन द ऑफिस येस्टरडे. यहाँ पे क्या मिस्टेक है? आपको क्या लग रहा है? या आई हैव डिपॉजिटेड, ठीक है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है. ठीक है, योर एप्लीकेशन फॉर्म. ओके, इन द ऑफिस येस्टरडे. यहाँ पे आपका मिस्टेक मुझे लग रहा है ये रहा, है ना. येस्टरडे यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है? हाँ, यहाँ येस्टरडे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपका एप्लीकेशन भर दिया है. इसका मतलब भर दिया है, मतलब हैव का यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि ये काम पास्ट में हुआ है और अभी भी उसके बारे में बात हो रही है. तो अगर देखिए येस्टरडे का यूज़ होता है, सिंपल रूल मैं बताती हूँ, अगर येस्टरडे का यूज़ है तो हम ये हैव का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ पास्ट टेंस होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, अगर हैव डिपॉजिटेड यूज़ हुआ है तो यहाँ येस्टरडे नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ सेंटेंस देखें, आई हैव डिपॉजिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म इन द ऑफिस. यहाँ तक सेंटेंस एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये येस्टरडे यहाँ नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है? डी है. ओके, समझ रहे हैं. येस्टरडे के साथ देखिए पास्ट टेंस का यूज होता है, येस्टरडे के साथ. ओके, सो ये यहाँ पे मिस्टेक. राइट. 38 क्वेश्चन. ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म टू हिम. नो एरर. यहाँ पे आंसर आप बताइएगा क्या है? ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म टू हिम. यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक है, सब कुछ ठीक है. ईच हमारा सिंगुलर होता है, उसके साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर लगा हुआ है, ये भी सिंगुलर है, सब ठीक है, पर्सन है. ओके, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ नो एरर आएगा. आंसर में क्या आएगा? नो एरर. फिल इन द ब्लैंक्स.
द प्लांट डाइड डैश ओवर वाटरिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। क्या होता है कि जो प्लांट है वो किस वजह से मर गया, ख़त्म हो गया, वो ओवर वाटरिंग की वजह से हो गया। ठीक है, तो डाइड के साथ हम लगाते हैं ऑफ, ठीक है, जो रीज़न बताता है। तो डाइड ऑफ ओवर वाटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि डाइड के साथ क्या यूज़ होगा, ऑफ का। रोहन इज सो फेथफुल दैट आई कैन नॉट ब्रेक हिम। 40th क्वेश्चन है, तो रोहन इतना फेथफुल है कि मैं उससे क्या नहीं ब्रेक कर पा रहा हूँ। ब्रेक अवे, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ब्रेक विथ। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या आंसर जाएगा, ब्रेक विथ। मैं उसके साथ, है ना, ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, नाउ ब्रेक अवे, ब्रेक आउट एंड ब्रेक इनटू, इसकी मीनिंग आप ढूंढेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं कौन कौन लिखता है, कौन कौन सच में पढ़ाई कर रहा है ना, क्योंकि ये तीनों जो फ्रेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक इनटू क्या है, ब्रेक अवे क्या है। ओके, आप सर्च करिए, थोड़ा सा होमवर्क है ये आपके लिए। नेक्स्ट, ही विल नॉट सक्सीड डैश ही वर्क्स हार्ड। तो वो तब तक सक्सेस नहीं हो सकता जब तक कि वो हार्ड वर्क ना करे। तो यहाँ पे अनटिल आएगा, ठीक है, अनलेस, सॉरी, ही विल नॉट सक्सीड अनटिल, जब तक। ओके, नेक्स्ट है, आई हैव बीन मेंडिंग माई सॉक्स डैश द लास्ट 2 hours। तो क्या है, आई हैव बीन का यूज़ जब होता है तो यहाँ पे हमारा सिंस या फॉर का यूज़ होगा, वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या यूज़ होगा, लास्ट 2 hours बोला है तो कोई पर्टिकुलर आवर का टाइम नहीं दिया है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। John paid a large sum as to the kidnappers of his son for his, अच्छा, जॉन ने बहुत कुछ थोड़े पैसे दिए, क्यों, क्योंकि किडनैपर्स उसके बेटे को उठा ले गए थे, तो अपने बच्चे के फ्रीडम के लिए, मतलब कि उसे छोड़ दे, उसके लिए उसने क्या किया, अमाउंट पे किया होगा कुछ, है ना। सो यहाँ पे क्या है, किडनैपर्स के रिलीज, फ्रीडम, रिलीज हमारा ये था। देखिए, रिलीज यहाँ पे सही है। John paid a large sum of ransom to the kidnappers of his son for his release। तो ransom कहा जाता है जब हम पैसे देते हैं, काफ़ी अमाउंट देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ransom। ओके, किस चीज़ के लिए, रिलीज़ के लिए। हम देखो यहाँ से भी इजीली पता लगा सकते थे कि भाई रिलीज़ ही तो करेगा, फ्रीडम के साथ ऑफ लगता है, या फ्रीडम ऑफ नहीं, कुछ भी है नहीं इस तरीके से, अनकीप्स कुछ ऐसा सेंस नहीं दे रहा है, स्टे भी नहीं है, तो यहाँ पे रिलीज ही करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, सी है आंसर। नाउ देयर आर मेनी ग्रामेटिकल डैश इन हिज कंपोजिशन। तो ग्रामेटिकल क्या होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, एरर्स होते हैं, रॉन्ग्स होते हैं, ब्लंडर्स होते हैं, क्या होते हैं। तो जैसे अभी मैंने देखा ना, हम पीछे ऊपर क्या कर रहे थे, ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। तो करेक्ट जो मीनिंग होता, वर्ड होता है, वो होता है एरर्स, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स। नेक्स्ट, पिक आउट द वर्ड स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव्स गिवन। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। अच्छा दोस्तों देखो, ये ना एक्चुअली कंप्यूटर क्या है, सही स्पेलिंग लिख देता है, तो यहाँ 1 2 3 तीनों की स्पेलिंग सेम है, बस इसी की अलग दिख रही है। तो कौन सी सही स्पेलिंग है आप बताइए। अब तो काफ़ी ईजी हो गया, 2 ही ऑप्शन हो गया आपके पास। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ए है, मिसलेनियस, MISCELLANEOUS। तो एक बार मैं फिर बताऊंगी, जो डबल एल वाले या डबल वाले जितने भी लेटर्स हैं उसे लर्न कर लेना, उस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, है ना। नेक्स्ट है 46, बिगनिंग, बिगनिंग, ये भी वही हाल हो गया। ओहो, 2 ऑप्शन है, बताइए इसमें से क्या सही है। तो डेफिनेटली हमारा डबल एन वाला यहाँ पे सही है। ओके, सॉरी, दिस वाज नॉट माय फॉल्ट। ओके, 47 में भी आई थिंक यही हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया है। ऑल राइट, ये सही स्पेलिंग यही है। एग्रीगेट में भी नेचर चेंज है एग्रीगेट में। ओके, एग्रीगेट की सही स्पेलिंग बताइए फटाफट। यस, सो एग्रीगेट की सही स्पेलिंग है हमारी AGGREGATE, एग्रीगेट, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। होमोनिम्स है। होमोनिम्स क्या होता है, होमोनिम्स
क्या होता है आप बताएंगे? होमोनिम्स होता है सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, जिसकी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम हो बट मीनिंग अलग हो, राइट? तो चलो देखते हैं। हर सक्सेस कैन बी डैश टू डेलिगेंस एंड प्रिजर्वेंस। तो ये क्या आंसर इसका हो सकता है आप बताइए? हर सक्सेस कैन बी डैश डेलिगेंस एंड परसिवरेंस। ओके, 49 इसका आंसर हमारा होगा कॉन्ट्रीब्यूटेड। हर सक्सेस कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेलिगेंस एंड परसिवरेंस। ओके, करेक्ट आंसर कॉन्ट्रीब्यूटेड है। द सन इज डैश। द सन क्या है? स्टेशनरी है, स्टेशनरी है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ई और ए का है, तो इन दोनों की मीनिंग क्या है? यहाँ पे मीनिंग जो है स्टेशनरी जो होता है वो स्टिल से होता है ना, जो एकदम एक जगह पे फिक्स हो, है ना, उसका मीनिंग होता है। स्टेशनरी आप जानते हैं जहाँ पे आपको पूरे पेन पेंसिल जो भी जितना भी सारा आइटम मिलता है पढ़ाई लिखाई का, वो सारा स्टेशनरी हो जाता है ना। तो सन क्या है? सन हमारा स्टिल है, फिक्स है, स्टेशनरी है, एक जगह पे है, ठीक है, वो नहीं मूव करता हमारे साथ। तो यहाँ पे हमारा स्टेशनरी आंसर आएगा। द क्लासरूम वॉज डैश सिंस द स्टूडेंट्स हैड गॉन ऑन अ स्ट्राइक। तो क्लासरूम एम्प्टी बोलेंगे या वैकेंट बोलेंगे? देखिए बड़ा ही सिमिलर वर्ड है, सिमिलर, बट इसका मीनिंग एकदम अलग है। एम्प्टी हम खाली के लिए बोलते हैं, वैकेंट भी हम खाली के लिए बोलते हैं, लेकिन जो वैकेंट है ना उसका यूज़ हम किसी क्लासरूम, कोई ग्राउंड, कोई प्लेस, उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। एम्प्टी किसके लिए बोला जाता है? लाइक कोई बॉटल है वो एम्प्टी है, सॉरी खाली है, ठीक है, और आपका ग्लास है कोई एम्प्टी है, कोई टम्बलर है वो एम्प्टी है, कोई पॉट है एम्प्टी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ के लिए। और एक एरिया में के लिए हम वैकेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा वैकेंट, राइट। 52 द डैश इन बॉम्बे इज़ क्वाइट प्लेजेंट दीज डेज। सो बॉम्बे का क्या प्लेजेंट है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो प्लेजेंट होगा दोस्तों वो होगा वेदर। वेदर क्यों? अच्छा ये SST भी है, थोड़ा सा समझ लीजिए। वेदर क्या होता है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। इट चेंजेस डे बाई डे, इवन 1 घंटे 2 घंटे बाद भी ये वेदर चेंज हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। अभी धूप निकली है तो भी बारिश शुरू हो जाए थोड़ी देर में, ठीक है। तो दीज डेज मतलब आजकल क्या चल रहा है? वेदर बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, मतलब जैसा एक ही जो सीज़न है वहाँ पे एक ही तरह का सीज़न है, तो वो पूरा क्लाइमेट हो जाता है। लाइक आप जैसे आप नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, ये शिमला वगैरह, वो क्या है? वो कोल्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या रहता है? कोल्ड है, जो कि हमेशा रहता है ना। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे बॉम्बे का भाई बोल रहा है कि आजकल बड़ा अच्छा हो रहा है, तो वेदर नहीं, क्लाइमेट अच्छा होगा, है ना। क्या अच्छा होगा? यस, वेदर अच्छा होगा, क्लाइमेट नहीं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज वेदर। 53 द स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय अनदर पर्सन इज नॉवल, फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। तो कोई एक मैन है एक स्टोरी है जो कि किसी दूसरे पर्सन ने लिखी है। तो अपनी किसी की स्टोरी कोई दूसरा पर्सन लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायोग्राफी। किसी की भी स्टोरी या उनकी लाइफ के बारे में अगर कोई दूसरा पर्सन लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की बायोग्राफी लिखना, ठीक है। फिक्शन क्या है? फिक्शन मतलब जो भी इस तरीके से जैसे फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, जैसे कथा होती हैं जो काल्पनिक होती है, आप कह सकते हैं ना, काल्पनिक चीज़ों को लिखना। नॉवेल आप जानते हैं, कथा और ग्रंथ जो भी है वो उस टाइप का, जैसे आपका जूलियस सीजर है, आपका पैराडाइज लॉस्ट है, इस तरह का, ठीक है। कुछ गलत बता दिया ओके। सो नॉवेल आप जान ही रहे हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये सारे जो नॉवेल्स हैं ये आपके क्या होते हैं? नॉवेल्स में आते हैं, ठीक है। जैसे शेक्सपियर लिखते हैं, जॉन मिल्टन लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ लिखते हैं हमारे। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, जो वाटर पानी पीने के लिए सूटेबल हो, जिसे हम पी सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्यूरिफाइड, टेस्टी, डिस्टिल और पोटेबल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा पोटेबल, ठीक है। पोटेबल वाटर को हम पी सकते हैं, ठीक है। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़। अब इनमें से आप मुझे बताओ कि जो वर्ड अब यूज़ में नहीं आता है
अब लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वर्ड्स के लिए बात हो रही है, तो वो वर्ड्स जो अब यूज़ नहीं होते हैं उसे कहते हैं ऑब्सलीट। ठीक है, कि ये वर्ड ऑब्सलीट हो गया है, अब कोई यूज़ नहीं करता है उन वर्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट है अ जॉब विच डज नॉट कैरी एनी सैलरी इज कॉल्ड। एक जॉब जिसमें कि लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, जॉब तो करते हैं बट वो सैलरी नहीं लेते, उस चीज़ के पैसे नहीं लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो ऑनररी होता है। ठीक है, ऑनररी होता है। ऑनररी क्या होता है? मूवीज़ में भी देखते हैं, अमिताभ बच्चन अक्सर कई सारी मूवीज़ में ऐसे ही काम कर देते हैं, पैसे नहीं लेते, तो उनका शुरुआत में ही दिखाता है स्टार्टिंग में ही कि ऑनररी अमिताभ बच्चन करके इस तरीके से स्टार्ट करता है कि वो शो कर देते हैं कि भाई इन्होंने पैसे नहीं लिए, इन्होंने इसमें ऐसे ही काम किया है। ठीक है, नाउ आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, कितने हो गए हैं? कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन और बस। ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेस इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शन, मार्क द वन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स इट्स मीनिंग। तो ये हम देखते हैं कि कौन है जो वन वर्ड टाइप आंसर है, कि कौन सा अच्छे से मीनिंग उसकी एक्सप्लेन कर पाता है। 57 शी डिवोटेड हरसेल्फ हार्ट एंड सोल इन एस्टैब्लिशिंग दिस स्कूल। ठीक है, हार्ट एंड सोल, यहाँ इस वर्ड को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हमें ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हार्ट एंड सोल का मतलब होता है सफर्ड एब्सेंट माइंडेडली, सोलफुली और कम्प्लीटली। कम्प्लीटली इसकी करेक्ट मीनिंग है कि पूरी तरीके से वो डिवोट हुआ था। ठीक है, डिवोटेड था अपने स्कूल को इस्टेब्लिश करने में। ठीक, बाय विनिंग दिस स्कॉलरशिप ही हैड एडेड अ फेदर टू हिज कैप। ये भी हमारा एक फ्रेज है, आप बताइए फेदर टू हिज कैप का क्या मतलब होता है? ये होता है a matter of pride, added more glory, beautiful feathers, become popular। तो यहाँ है added more glory। ठीक है, कि उसमें 4 चांद लगाना और अच्छा लगना और ज़्यादा सुंदर दिखना। ठीक है, तो इसमें क्या है? स्कॉलरशिप जीतना उसके में एक 4 चांद लगा देता है या उसमें और ग्लोरी ला देता है। ठीक है, बोथ द आर्मीज फॉर टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? टूथ एंड नेल का मतलब होता है यहाँ पे फायरसली। ठीक है, फायरसली की मीनिंग होती है मतलब एकदम अच्छे से पूरा उन्होंने पूरा दम लगा दिया, पूरी मेहनत कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा, एकदम पूरी तरीके से बहुत एनर्जी के साथ उन्होंने क्या किया? फाइट किया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 60। शी इज ऑन क्लाउड 9 as she is crowned as Miss 2022 in her college. So I am on cloud 9। अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि मैं 9वें आसमान पे हूँ, होता है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सो वो क्या है? what does that mean? It means I am very happy। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ भी क्या है? वो बहुत खुश है क्योंकि वो मिस क्या बन गई? 2022 बन गई अपने कॉलेज में, है ना। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक माई वीडियोज़, डू शेयर माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू click the bell icon so that you can get the notifications first। okay, so thank you so much, thank you for watching। आगे की questions के लिए फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, मैं जल्द ही वीडियोस अपलोड करूँगी।